नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, साइंस के इस सेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसमें हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सेशन आपके आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए और यूपीएसआई के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी 2 क्लासों को अपलोड किया है, जिसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी। जाकर दोस्तों दोनों क्लासों को कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हुए भी हैं। चलिए दोस्तों, आज के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिछले सेशन मैंने इस क्वेश्चन के साथ हमने समाप्त किया था कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो आपको राइबोफ्लेविन। चलिए दोस्तों, आज की अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों सूची 1 में आपको उपकरण और यंत्र दिया गया है और सूची 2 में मापन की गई राशि दी गई है। तो किस उपकरण से किस राशि का माप किया जाता है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपके हैं। पहला है आपका अमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है स्प्रिंग तुला, चौथा है बैरोमीटर। यहाँ पर आपके पास मापन की राशि है दाब, भार, विद्युत धारा और सापेक्ष आर्द्रता। तो दोस्तों सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अमीटर है, अमीटर से आपके विद्युत धारा की माप की जाती है, तो ए वाला आपके तीसरे में चला जाएगा। जो हाइग्रोमीटर है, इससे आपके सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है, आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका स्प्रिंग तुला है, इससे भार की माप की जाती है। और जो आपके बैरोमीटर है, इससे आपकी वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनरों का। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, आपके बैरोमीटर से। तो यहाँ पर हमने किस प्रकार मिलाया, पहले का हमने तीसरा किया, अमीटर आपका किसमें, पहले का हमने किसमें, तीसरे में, अमीटर विद्युत धारा में। बी वाले का हमने हाइग्रोमीटर में आपके सापेक्ष आर्द्रता मापा 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 देखते हैं किस विकल्प में है। तो दोस्तों ये बी विकल्प में है, 3 4 2 1। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये उपकरण परीक्षा में बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके 4 उपकरण आपके याद होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपको हाइग्रोमीटर है, इससे संबंधित एक डाउट आपके हमेशा रहता है और बहुत लोगों से भूल हो जाता है। एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में आप लोग यहाँ पर क्या आते हैं, हमेशा आप कंफ्यूज में रहते हैं। समझ लीजिएगा हाइग्रोमीटर जो है उससे सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, और जो हाइड्रोमीटर है इससे दोस्तों आपके घनत्व को मापा जाता है। तो ये दोनों आपको हमेशा से याद रहना चाहिए, इसमें कोई भूल आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर होता है ये किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के। ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभी पीछे मैंने बताया कि वायुमंडलीय दाब के लिए आपको बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आर्द्रता के, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसी पीछे मैंने आपको हाइग्रोमीटर लिखा है। हाइग्रो जो मीटर होता है ये आपकी आर्द्रता को, अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। उसके बाद है उच्च ताप, उसके बाद है घनत्व। घनत्व भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे ही मैंने आपको बताया कि हाइड्रो जो मीटर होता है, हाइड्रोमीटर जो हाइड्रोमीटर होता है, इससे हम घनत्व को मापते हैं। तो केवल और केवल एक विकल्प बचा उच्च ताप के। तो पायरोमीटर से आप उच्च ताप को मापते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप अन्य विकल्पों को हटाकर एक विकल्प बचा सकते हैं, जिससे आप इसको सही उत्तर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वायुमंडलीय दाब आप जानते हैं बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये तो होगा नहीं। आर्द्रता आप जानते हैं, पीछे बताया गया है कि हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी नहीं होगा। घनत्व तो भी बताया गया है कि हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका उच्च ताप। तो पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों पायरोमीटर के बारे में जान लीजिए कि पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस पर पहुंचना संभव ना हो। जैसे तो सूर्य जो है, इस पर स्पर्श करना और इसको इसके यहाँ पर पहुंचना ये संभव नहीं है, तो उससे दूर से उसका अगर आपको तापमान मापना है तो पायरोमीटर का हम यूज करते हैं। और दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकिरण उत्तापमापी, एक होता है प्रकाशीय उत्तापमापी, जो परीक्षाओं में बहुत ही कम पूछा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा कि रडार उपयोग में आता है। जो रडार होता है दोस्तों, रडार यंत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किस में उपयोग में आता है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो जो रडार होता है आपका, इसका यूज हम किस में करते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, परीक्षाओं में बार बार पूछा है। सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपने इस सेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए, अगर साइंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे आप छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारी साइंस की 2 बैच चलती है। एक बैच हमारी चलती है जिसमें आपको साइंस के MCQ कराए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। और एक बैच आपकी ये चल रही है जिसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों सेशन को आपको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं जाने वाले, चाहे एसएससी की परीक्षा हो,
वो चाहे आरआरबी की परीक्षाएं हों, चाहे एनटीपीसी के एग्जाम होगा, और चाहे आपके यूपीएसआई के जो बैचे आए हैं उनके लिए, सभी के एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जानेंगे कि रडार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सी विकल्प समझिएगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम आपके क्या करते हैं, आपके रडार का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रडार का दोस्तों आपके इसका फुल फॉर्म परीक्षा में आपको पूछा गया, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको याद होना चाहिए कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसका है, आपका रडार का फुल फॉर्म है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, रेडियो तरंगों की सहायता से इसमें हम आपकी किसी भी वस्तु की स्थिति, दिशा और गति को ज्ञात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका उपयोग दोस्तों वायुयानों, जहाजों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे आगे कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या फिर रेनगेज। तो बताना है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबको पता है आप में से लगभग, कि सिस्मोग्राफ द्वारा हम भूकंपीय यंत्र को मापते हैं, भूकंपीय यंत्र को मापते हैं। दोस्तों यंत्र से परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछ जाते हैं। तो पीछे मैंने आपको बैरोमीटर के बारे में बता दिया, हाइग्रोमीटर के बारे में बता दिया, हाइड्रोमीटर के बारे में बता दिया, तो इस प्रकार से अमीटर के बारे में बता दिया। तो कुछ इस यंत्र बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला विकल्प आपका क्रेस्कोग्राफ, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, विकल्प के माध्यम से देख लीजिए कि जो क्रेस्कोग्राफ है, इससे पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है, पौधों की वृद्धि, तो पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र आपका क्रेस्कोग्राफ है। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेस्कोग्राफ क्या करते हैं दोस्तों, आपके क्रेस्कोग्राफ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। इसके बाद आपका सिस्मोग्राफ बता दिया कि भूकंपीय यंत्र है। गीगर मूलर काउंटर, इसका पूरा नाम है गीगर मूलर काउंटर। इसलिए दोस्तों काउंटर, इसे दोस्तों हम आपके रेडियो सक्रियता को मापते हैं, रेडियो सक्रियता को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार पूछा गया है रेडियो सक्रियता किसे मापते हैं, तो आपके गीगर मूलर काउंटर से। इसके बाद डी विकल्प का रेन गेज, तो इसे दोस्तों वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। दोस्तों रेन माने वर्षा होता है, रेन गेज तो हो गया वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो क्रेस्कोग्राफ आप जान गए, क्रेस्कोग्राफ आप जान गए कि इससे क्या कर दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ की पौधों की वृद्धि को दर्शाने में, सिस्मोग्राफ भूकंपीय यंत्र, गीगर मूलर काउंटर रेडियो सक्रियता को, और रेनगेज क्या करता है, आपके वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा टारगेट क्या रहता है कि आपको एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करा दिए जाए। अगर दोस्तों हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर मैंने 20 भी क्वेश्चन एक दिन में किया तो आपके 20 चौक 80 लगभग 80 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जितनी अतिरिक्त जानकारी आपको दी जाती है, आपको नोटबुक में लिखते चलना है। ये सारी अतिरिक्त जानकारी आपको क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बैच हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस चल रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे जिक्र किया कि यहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन आपको 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और ये आपका आप पार्ट 11 आपको लॉन्च होने वाला है, मतलब 10 आपके पार्ट आ चुके हैं, तो 250 क्वेश्चन आपकी कवर करा दीजिए। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें बिल्कुल आपको याद करना रहता है। तो ये भी एक सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक पूरे प्लेलिस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा MCQ क्विज सेशन, उसके बाद आपको साइंस MCQ क्विज उसको लिखा रहेगा, उसके बाद आपको पूरा प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और दोस्तों एग्जाम तक चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी की, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि विषयों की विस्तृत तरीके से आपको क्लासेस चलाई जाती हैं और आपको क्वेश्चन MCQ वगैरह भी आपके कराए जाते हैं। और जिस प्रकार के आपके एग्जाम आते हैं उसी प्रकार की हमारी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और सारी यूट्यूब क्लासें आपकी फ्री क्लासें हैं, इसलिए सारे क्लासों को ज्वाइन कीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर हमारे कई सारे वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए। और हमसे आप जुड़ सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पर। दोस्तों टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारे क्विज आपको रोज कराए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। आकर आप भी क्विज सेशन को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो नहीं कराया जाता, बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको उत्तर देना रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिलान है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में आपको इकाई दी गई है और सूची 2 में आपका प्राचल दिया गया है। तो मतलब किसकी इकाई क्या है ये आपको बताना है, कौन सी भौतिक राशि की इकाई क्या है। देखिए
यहाँ पर दोस्तों पहला है आपका वाट, दूसरा है नॉट, तीसरा है नॉटिकल मील, चौथा है प्रकाश वर्ष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और सारे यहाँ दोस्तों जब आपके ये मिलान वाला क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछने भी लगा है, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए हमारे प्रत्येक सेशन में आपको 2 क्वेश्चन लगभग इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें आपको मिलान करने को रहता है। एक क्वेश्चन मैंने पीछे किया था और एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला है आपका वाट। वाट बहुत ज़्यादा सिंपल है। वाट बहुत ज़्यादा सिंपल है। किसका होगा दोस्तों? ये आपकी शक्ति की, पावर की इकाई, शक्ति सामर्थ्य की। वाट शक्ति अथवा सामर्थ्य की मापने की इकाई है। और दोस्तों शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को। कार्य अपान समय बराबर क्या होता है? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? आपकी शक्ति कहते हैं। तो इसकी इकाई का वाट है। इसके बाद दोस्तों तो पहला वाला आपको मिल गया, आपको चौथे मिल गया। इसके बाद है नॉट। तो नॉट क्या दोस्तों? नॉट क्या होता है दोस्तों? आपका नॉट आपको मिल जाएगा समुद्री जहाज की गति। समुद्री जहाज की गति आपकी नॉट मापी जाती है। तो समुद्र में जहाज़ों की गति मापने इकाई है आपकी नॉट, और इसे नॉटिकल मील प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और एक नॉट बराबर 1.852 मीटर होता है। ये आपको किलोमीटर होता है। और 1852 मीटर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल में पूछा जाता है आपसे कि एक आपके नॉट बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर, या फिर 1.85 मीटर प्रति घंटा। ये इसकी होती है आपकी नॉट। तो नॉट के बारे में जानना है आपको कि समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है, इसे नॉटिकल मील प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। और एक नॉटिकल मील प्रति घंटा में इसे व्यक्त करते हैं। और एक नॉट बराबर होता है 1.852 मीटर प्रति घंटा। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार देखने को मिला है। इसके बाद है नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील क्या है दोस्तों? नॉटिकल मील होता है आपके समुद्र दूरी को नॉटिकल मील से व्यक्त करते हैं। तो एक नॉटिकल मील क्या है दोस्तों? आपकी समुद्र दूरी है। और इसके बारे में आप जानते हैं कि एक नॉटिकल मील होता है एक आपके 1852 मीटर। नॉट नॉटिकल में इतना है कि नॉट आपका नॉटिकल मील की चाल वाला है आपका कि एक आपके कहता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा होती है आपकी नॉट बराबर, और नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? अंतरिक्ष में दूरी को प्रकाश वर्ष द्वारा व्यक्त करते हैं। वह दूरी जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है, वह दूरी जो आपके प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है, उसे कहते हैं आपके प्रकाश वर्ष। और इसका क्या होता है? इसका दोस्तों मान परीक्षण पूछा जाता है। इसका मान परीक्षण पूछता है कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है आपके? ये प्रकाश वर्ष का मान होता है, परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है। और ये अंतरिक्ष में दूरी होता है दोस्तों। दूरी की ये सब आपके बड़ी इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको जानना है कि वाट का आपकी मिलेगा शक्ति में, नॉट का आपका मिलेगा आपके समुद्री जहाज की गति में 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और नॉटिकल में मिलेगा आपकी समुद्र दूरी में 1.852 आपकी किलोमीटर होता है। और प्रकाश वर्ष होता है अंतरिक्ष में दूरी 9.461 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किस प्रकार से मिलाया? 4 3 2 1। 4 3 2 1। पहला चौथे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा दूसरे में, और चौथा आपके पहले में। देखते हैं 4 3 2 1 किस विकल्प में है दोस्तों? यहाँ पे सी विकल्प में है 4 3 2 1। तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको लग रहा होगा कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। और दोस्तों बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट तरीके से हमने इसको सिलेक्शन किया है। तो इन सारे क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर हम दोस्तों इसी मेहनत के साथ वीडियो को बना रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोग देखेंगे तभी हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो आप भी देखिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिए। जो भी आपके RRB NTPC SSC आपके ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और UPSI के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग जाएगा। आप भी देखे होंगे कि सर्दियों में जब आप लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको ठंडा नहीं लगता, लेकिन अगर आप वहीं पर लोहे की आपके अगर कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आपको बहुत ठंडा लगता है। तो कारण क्या है दोस्तों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है।
और जब आप लकड़ी पर बैठते हैं तो इसमें से आपको कुचालक होने की वजह से आपके अंदर से आपकी हीट का दोस्तों क्या होता है, आपका ट्रांसफर आपका नहीं होता है, हीट आपको निकलती नहीं है। लेकिन क्या होता है आपका लोहा में बिल्कुल इससे उल्टा होता है, लोहा में क्या होता है बिल्कुल उल्टा होता है। तो लोहा में क्या होता है, लोहे की कुर्सी जैसी यहाँ पर रखी हुई है और लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, पहली बात। और जब आप आते हैं और इसको क्या करते हैं, आपके जब आप यहाँ पर आते हैं और इसको जब आप छूते हैं हाथ से तो क्या होता है आपके अंदर दोस्तों हीट होती है, क्या होती है आपके अंदर हीट होती है। और कितना आपके ऊष्मा अंदर अगर शरीर का समान ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन व्यक्त करें तो 310 केल्विन, इतने ताप आपके अंदर रहता है। और जो आपके जो वायुमंडल होता है, ये समझ लीजिए आपको लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो वायुमंडल होता है उसका ताप क्या होता है बहुत कम होता है। ठंडियों में आपका ताप कितना आ जाता है, अगर बहुत ही कम होगा तब भी 5 डिग्री सेल्सियस तक आपका ताप आ जाता है ठंडियों में, 5 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया। तो आपके अंदर है 37 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल का ताप है 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे वो फ्लो होती है और वो आपके गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर फ्लो होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी हीट होती है, जो आपकी ऊष्मा होती है, ये गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा होती है। तो इसमें गर्म कौन है, आप हैं या फिर वायुमंडल है। तो क्या है आपका वायुमंडल ठंडा है और आप गर्म हैं। जब आप गर्म होंगे, जब आप इसको आप छुएंगे तो ये आपका रहेगा ठंडा और ये आपका ऊष्मा का सुचालक भी है। तो ये आपके अंदर से हीट लेगा, आप क्योंकि गर्म से ठंडी वस्तु जाएगी तो आपके अंदर से हीट लेकर इसमें आ जाएगी। इसमें आएगी तो होगा क्या कि आपके अंदर से जब आपके अंदर से हीट क्या होगी, हीट का लॉस होगा तो आपको क्या लगेगा, आपको ठंडा लगेगा। आपके अंदर हीट है, जब उसमें से आपको हीट को निकाल दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। और कुर्सी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुर्सी ऊष्मा की कुचालक है। तो आप वहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपके अंदर से हीट निकलती नहीं है, हीट आपके अंदर से निकलती ही नहीं है। तो ये आपका लॉजिक था, आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने बिल्कुल डीप में आपको समझा दिया। तो अब आप इसे साथ कर लेंगे कि लकड़ी का तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसीलिए दोस्तों सर्दियों में प्रातःकाल लोहे में लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइट का जो रंग होता है दोस्तों, जो कलर होता है ये किससे निर्धारित होता है दोस्तों। कोई भी वस्तु आप देखते हैं आपको लाल दिखती होगी, नीली दिखती होगी, तो किसकी वजह से इनका रंग ये रंग आपका बना रहता है, किससे निर्धारित करता है उसमें आपको बिल्कुल तरंग दैर्ध्य से, जिसे वेव लेंथ कहते हैं। और इसे दोस्तों आपके एंगस्ट्रम में मापते हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए परीक्षा में। पिछली बार जब क्वेश्चन कर रहे थे तो पहले सेशन में आपके ये क्वेश्चन आया भी था कि तरंग दैर्ध्य किस मापते हैं, तो आपके वेवलेंथ में, वेवलेंथ किस मापते हैं आपके एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है, आपके तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है। दोस्तों दो बातें जान लीजिए कि जो एक होता है लाल कलर और एक होता है बैगनी कलर। तो बैगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल कलर कितनी होती है 7200 एंगस्ट्रम और बैगनी को होता है 3800 एंगस्ट्रम। ये परीक्षा में दोनों बहुत बार पूछे गए, तो ये आपको बिल्कुल क्या होता है, आपको याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि। जो चंद्रमा का धरातल होता है इस पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि। दोस्तों चंद्रमा पर की बात करें तो चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी वायुमंडल नहीं है। फर्स्ट बात पहले आप जान लीजिए फिर क्वेश्चन करिए कि चंद्रमा पर क्या दोस्तों किसी प्रकार का, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि जो दोस्तों आपके क्या होता है दोस्तों, जो आपका मून होता है, क्या होता है दोस्तों, जो आपका यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका मून होता है, मून के बारे में स्पेशल केस आप देख लीजिए कि इस पर वायुमंडल नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार का वायुमंडल है, आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। तो ये जिस प्रकार का वायुमंडल हमारे अंदर है, हमारे पृथ्वी पर है, उस प्रकार से मून पर कोई भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। कारण क्या दोस्तों, इसका कारण है कि मून पर जो पलायन वेग का मान होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब अब आप सोच रहे होंगे कि पलायन वेग का क्या मतलब निकलता है, आपके वायुमंडल नहीं है, इससे आपकी क्या मतलब है, आपके पलायन वेग का बिल्कुल इस प्रकार है कि पलायन वेग का मान कम होता है तो वायुमंडल से जो गैसें होती हैं वो बिल्कुल उड़ जाती हैं, वहाँ पर आपको कम ही वेग उनका रहता है। इससे ज़्यादा लगभग 2.4 किलोमीटर
प्रति सेकंड होता है। और इससे ज़्यादा चाल आपके किसकी रहती है, इससे ज़्यादा चाल तो क्या आपके गैसों की ही रहती है। तो वे आपके इस जो आपका मून है इससे उड़ जाती हैं। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, किसी प्रकार का। हमारे यहाँ प्लान वेग का मान ज़्यादा है, हमारे यहाँ पृथ्वी पर प्लान वेग का मान ज़्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर गैसें रुकती हैं जिसकी वजह से वायुमंडल बना रहता है। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो क्या है आपका, तो मून क्या है, पूरा मून आपका निर्वात है। निर्वात में दोस्तों सबसे ज़्यादा चाल आपके प्रकाश की तो होती है, प्रकाश तो निर्वात में चल सकता है, लेकिन जो दोस्तों ध्वनि होती है, क्या होती है, जो दोस्तों आपकी ध्वनि होती है, इसे लिखते हैं साउंड। इसे चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब कोई माध्यम ही नहीं निर्वात है, तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी ध्वनि चल नहीं पाती, ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी, तो दूसरे की बात आपको सुनाई ही नहीं देती है। तो यही बिल्कुल कारण है कि मून पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि प्लान वेग का मान बहुत ही कम है और निर्वात है, इसलिए निर्वात में आपके प्रकाश तो चलता है लेकिन आपकी ध्वनि नहीं चलती। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों आपके सुन नहीं पाता दो व्यक्ति। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब कि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। चंद्रमा पर कान तो काम करते हैं लेकिन ध्वनि ही नहीं आती, तो सुनेंगे कैसे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए नहीं सुन पाते हैं। देखिए इसके बाद भी और विकल्प लिख लेते हैं कि चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के सूट पहने रहते हैं। ये बिल्कुल बात नहीं है कि अगर सूट पहने हैं तो उन्हें उसे सुनाई नहीं देगा। इसके बाद ये है कि चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चंद्रमा पर ध्वनि चलती ही नहीं है, मंद गति नहीं, चलती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो आपकी ध्वनि क्या होगी, आपकी नहीं चल पाएगी, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार देखने को मिला, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा 20 मिनट का सेशन रहता है। ये आपके साइंस वाला लगभग 20 से 25 मिनट का सेशन रहता है, तो हमारे 21 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, आपको बिल्कुल समान हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। जिनमें क्या हो दोस्तों, आपके प्रोटॉन तो क्या हो दोस्तों, आपके बिल्कुल सेम हो, लेकिन जो न्यूट्रॉन हो ये आपके विभिन्न हो। बहुत ही बार दोस्तों पूछा गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार, और बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप स्टार मार्क करके लिखेंगे कि इसको कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आइसोटोप्स, इसे कहते हैं समस्थानी, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइसोटोप्स भी पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिसमें प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन क्या आपको नहीं, प्रोटॉन सेम हो न्यूट्रॉन भिन्न हो, तब तो क्या होता है, तब तो होता है आपका समस्थानिक। लेकिन अगर प्रोटॉन आपका भिन्न हो, अलग अलग हो, और न्यूट्रॉन सेम हो, तब उसे कहते हैं आपके आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। तो ये दोनों बातें आपको, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हो, जिसमें सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें आपके न्यूट्रॉन सेम हो, और समस्थानिक क्या होता है, जिसमें आपके प्रोटॉन सेम हो। तो ये दोनों बातों के बारे में जान लीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने ज़्यादातर क्वेश्चन आज के फिजिक्स के किए हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमने केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपके कर लिया। आपके कल के सेशन में दोस्तों केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से मिला जुलाकर आपके क्वेश्चन होते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं इसके नए वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी तीसरी क्लास है, तो इससे पहले मैंने आपकी दूसरी क्लास, उससे पहले आपकी पहली क्लास कराई थी। तो उन दोनों क्लासों के लिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, जाकर दोस्तों उन दोनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर भी कराए गए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी नए वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जाम तक। धन्यवाद।